हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू बेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2026 बाय फिनोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट लार्ज कैप फंड। अब देखो, जब भी लार्ज कैप फंड डिस्कस करना होता है तो हमारे सामने क्वेश्चन होता है कि इस साल एक्टिव फंड के लिए जाएं या पैसिव इंडेक्स फंड या ईटीएफ की तरफ जाएं। तो यहाँ पे बहुत रिलायंस रहता है हमारा डेटा पे। और हार्ड डेटा हमें क्या कहता है? हार्ड डेटा ये कहता है कि पिछले कुछ सालों में, खास करके रिक्लासिफिकेशन के बाद जो सेबी ने 2018 में किया था, लगभग 4 में से 3 यानी अराउंड 75% एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ने इंडेक्स को बीट नहीं किया है। यानी जब हम एक्टिव फंड लेने की सोचते हैं तो हमारे पास 25% चांस ही है कि इंडेक्स को बीट कर पाएंगे, और वो जो बीट करेंगे वो भी 1 2 या मैक्सिमम 3% से बीट कर रहे हैं। इसको स्ट्रक्चरली भी समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2018 के सेबी रिक्लासिफिकेशन के बाद ये हुआ कि अगर आप अपने फंड को लार्ज कैप कह रहे हो तो आपको अपने फंड का 80% एयूएम मार्केट कैप वाइज जो टॉप 100 कंपनीज हैं उन्हीं में लगाना है। यानी स्टॉक मार्केट की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में 80% पैसा आपका लगना चाहिए। और इससे क्या होता है कि ये जो लार्ज कैप फंड्स है ये वैसे तो एक्टिव है, लेकिन उन्हीं 100 स्टॉक्स में 80% पैसा लगता है, तो ये फंड्स 60-70% इंडेक्स जैसे ही हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो इन 100 में से 50 स्टॉक्स तो निफ्टी 50 में भी हैं। तो ये एक्टिव फंड्स का कहने को फीस ज्यादा होती है, ये एक्टिव है, लेकिन 60-70% ये इंडेक्स जैसे हो जाते हैं। तो ये जो 40% का ओवरलैप नहीं है, जो इंडेक्स से अलग स्टॉक्स हैं, उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है डबल। पहला, उसे हायर फीस को जस्टिफाई करना है, और दूसरा, उसे मीनिंगफुल तरीके से इंडेक्स को बीट करना है। यानी रफली ये 40% जो एलोकेशन इंडेक्स के बाहर है, इसको अराउंड 4.5% का अल्फा जनरेट करना है, 4.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना है टू जस्टिफाई इन्वेस्टमेंट इन दैट एक्टिव फंड। मैं समझाता हूं कैसे। देखो, 1% तो उसे एक्स्ट्रा जनरेट करना है, सिर्फ 1% हायर फीस जस्टिफाई करने की, जो यूजुअली होती है अगर वो एक्टिव फंड है इंडेक्स के मुकाबले। उसके अलावा आपको चाहिए कि यार मैंने इंडेक्स फंड छोड़ के एक्टिव में इन्वेस्ट किया, तो कम से कम 1% तो एक्स्ट्रा रिटर्न मिले ना इंडेक्स से। यानी रफली उस फंड को 2% का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना है। अब ये 2% एक्स्ट्रा रिटर्न किसे जनरेट करना है? सिर्फ वो जो 40% पैसा है जो इंडेक्स से हट के लग रहा है उसे, क्योंकि बाकी तो बिल्कुल इंडेक्स फंड जैसा है। यानी रफली 4.7% का अल्फा जनरेट करना है इस 40% वाले कॉर्पस को, टू मीनिंगफुली बीट एन इंडेक्स फंड। आप इंडेक्स फंड को तो कम अल्फा जनरेट करके भी बीट कर सकते हो, लेकिन सच में वो रिस्क वर्थ इट हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं बेट ऐसी ले रहा हूं जिसमें मेरी 25% चांस ही है सक्सेसफुल होने की। तो अगर मैं इतनी हाई रिस्क बेट ले रहा हूं, तो अगर मैं अल्फा जनरेट कर रहा हूं तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी इस 30-40% कॉर्पस को 4, 4.5, 5% का अल्फा जनरेट करना है। और ये कैसे करना है? इसमें से जो 20% कंपोनेंट है वो निफ्टी 50 के अलावा बाकी 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके करना है। और सिर्फ जो 20% कैपिटल है उसके पास ये स्कोप है कि वो मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट करे। यानी फंड मैनेजर के हाथ बहुत बंधे हुए हैं। तो यहां से ये आंसर होता है कि प्रोबेबिलिटी, जनरल सेंसिबिलिटी ये बोलती है कि इस कैटेगरी में इंडेक्स फंड के साथ जाते हैं। अब जब हम इंडेक्स फंड के साथ जाते हैं, ये डिसीजन होता है, तो कौन सा इंडेक्स? तो दो मेजर इंडाइसेस हैं इसमें, सेंसेक्स जिसमें 30 स्टॉक्स हैं और निफ्टी 50 जिसमें 50 स्टॉक्स हैं। तो दोनों में से कौन सा? वी बिलीव 50 स्टॉक्स इज ओवर डाइवर्सिफिकेशन। मैंने अपने कुछ वीडियोस में ये बताया भी है कि कैसे स्टडीज आफ्टर स्टडीज हैव शोन कि 25 स्टॉक्स के बाद डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट नेग्लिजिबल हो जाता है अगर वो 25 स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से हैं तो। और 30 के बाद तो बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं होता। विच इज वाई इनफैक्ट हमारा स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोडक्ट भी हमने फिनोलॉजी 30 रखा, फिनोलॉजी 20 या 50 नहीं। बाय द वे, उसकी वेट लिस्ट अब आप ज्वाइन कर सकते हो। वी शुड बी लाइव वेरी सून विद इट। सो वी बिलीव कि 30 इज इनफ डाइवर्सिफिकेशन। देखो, कॉन्सेंट्रेशन से वेल्थ क्रिएट होती है, डाइवर्सिफिकेशन से प्रिजर्व होती है। तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन भी डेंजरस है, बहुत डाइवर्सिफिकेशन भी
यूजफुल नहीं है, उससे वेल्थ क्रिएशन इरोड होती है। तो वी वांटेड अ बैलेंस एंड आई थिंक सेंसेक्स ऑफर्स दैट बैलेंस। एक डेटा और है, अगर मैं मार्केट कैप वाइज टॉप 500 कंपनीज को उठाऊं तो उसका ना जो टोटल प्रॉफिट पूल है, ये 500 कंपनियां मिलके जितना प्रॉफिट कमाती हैं, उसमें से 44% प्रॉफिट ना ये सेंसेक्स 30 वाली कंपनियां कमाती है, यानी ऑलमोस्ट आधा प्रॉफिट। इनमें अगर मैं 20 कंपनियां बढ़ा के निफ्टी 50 की तरफ जाऊं तो प्रॉफिट पूल सिर्फ 10% बढ़ता है, 44 से 54 होता है। तो थिंक अबाउट इट, पहली 30 कंपनियों से आई एम कैप्चरिंग 44% प्रॉफिट पूल ऑफ द टॉप 500 कंपनीज, और मैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर 20 कंपनीज और बढ़ा दूं, यानी मैं अपने पोर्टफोलियो को ऑलमोस्ट 66% से इंक्रीज कर दूं, 30 से 50 कर दूं, 66% डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज हो गया, तो प्रॉफिट पूल सिर्फ अराउंड 20% बढ़ा, 44 से 54। नॉट मीनिंगफुल इनफ। इसीलिए वी डिसाइडेड कि हम जो इंडेक्स टारगेट करेंगे वो पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी सेंसेक्स ही होगा। ठीक है, तो अब दो स्टेप्स हो चुके हैं। पहला, एक्टिव या इंडेक्स, वी सिलेक्टेड इंडेक्स। दूसरा था कौन सा इंडेक्स, निफ्टी या सेंसेक्स, वी सिलेक्टेड सेंसेक्स। अब तीसरा स्टेप, अब इसको प्ले कैसे करना है, ईटीएफ या इंडेक्स फंड। अब देखो, इंडेक्स फंड का ना जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी जो नेट कॉस्ट आपको आने वाली है, वो आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसका 0.2 से 0.25 0.3% के आसपास। आपने अगर 100 रुपए डाले उस फंड में, तो 20 पैसे से लेके 30 पैसे तक आपकी कॉस्ट आने वाली है, डिपेंडिंग ऑन द फंड। ईटीएफ में ना पहली झलक में ऐसा लगता है कि एक कम है, क्योंकि आपका जो एक्सपेंस रेशियो है ना वो 0.05% है, यानी 100 रुपए आप डालोगे तो 5 ही पैसा लगेगा, लेकिन उसमें सारी कॉस्ट कैप्चर नहीं होती। ये तो फंड का एक्सपेंस रेशियो है। लेकिन जब आप ईटीएफ का ऑर्डर प्लेस करते हो तो ईटीएफ को आप शेयर जैसे अपने ब्रोकिंग अकाउंट से खरीदते हो, वहां पे बिड आस्क स्प्रेड होता है, यानी वहां मार्केट प्राइस गवर्न करता है कि आपको ईटीएफ कितने पे मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस प्राइस पे वो ईटीएफ अवेलेबल है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, सेलर नहीं बेचना चाहता, तो थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपको एक्सपेंस रेशियो तो कम दिख रहा है, लेकिन आपने उसकी एक्चुअल एनएवी या इंट्रिंसिक वैल्यू पे तो खरीदा नहीं, आपने थोड़ा ज्यादा पे खरीद लिया, तो आपका इफेक्टिव एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया, क्योंकि आपने महंगा खरीद लिया तो आपको कॉस्ट ज्यादा आ गई, आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया। इसके अलावा जब आप बेचने जाते हो तो डिपॉजिटरी डेबिट चार्जेस ले लेता है, कम लेता है लेकिन ले लेता है। इसके अलावा आजकल कई ब्रोकर्स ने ना, जो पहले होता था ना कि आप ग्रो में जाओ, अपस्टॉक्स में जाओ, जीरोधा में जाओ, इक्विटी डिलीवरी अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो वो फ्री है या फ्री के बराबर है, 0.1 पैसा, एक पैसा ब्रोकरेज लग रहा है कहने को, ऑलमोस्ट फ्री है। अब कई ब्रोकर्स ने इक्विटी डिलीवरी में भी, ईटीएफ भी उसी कैटेगरी में आएगा, तो इस पे भी अब कई ब्रोकर्स ने ब्रोकरेज लेना शुरू कर दिया। बीसी फंडिंग ड्राई हो गई है तो ब्रोकरेज लेना मजबूरी है। तो पता चला आप ब्रोकर को भी पैसा दे रहे हो, आप डिपॉजिटरी को भी बेचते समय पैसा दे रहे हो, आप बिड आस्क स्प्रेड के चक्कर में खरीद भी महंगा रहे हो, फिर आप एक्सपेंस रेशियो भी देख रहे हो। ये सब जब कैलकुलेट करने जाओ ना तो रियल कॉस्ट डाइल्यूट हो जाती है। कौन कैलकुलेट करने बैठेगा स्टेटमेंट निकाल निकाल के कि मेरे को एक्चुअली कितने का पड़ा। तो आई थिंक मल्टीपल लेयर्स ऑफ कॉस्ट है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, और इसलिए मुझे नहीं चाहिए। इसलिए आई एज एन इंडिविजुअल विल प्रेफर इंडेक्स फंड। मुझे पता है ना मुझे कितनी कॉस्ट लग रही है, उसके ऊपर कोई हिडन अदर वेरिएबल चार्जेस नहीं है, इसीलिए वी वेंट विथ ईटीएफ, अवॉइड करते हैं, प्योर प्ले इंडेक्स फंड के साथ जाते हैं। अब इसमें एक सवाल और आ सकता है कि लेकिन स्टॉक्स के जैसे ईटीएफ को मैं ब्रोकिंग ऐप से खरीद सकता हूं, तो उसे खरीदना ज्यादा आसान है। बात सही है, पर मुझे ना ये नेगेटिव भी लगता है कि जहां मैं ट्रेड कर रहा हूँ, शेयर खरीद बेच रहा हूँ, वहीं मेरे म्यूचुअल फंड भी दिख रहे हैं, मैं एक क्लिक में उसे भी बेच सकता हूँ। अब म्यूचुअल फंड्स तो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, शेयर्स आप भी डिपेंड करता है ना, आप थोड़े समय रखना चाहते हो, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। तो उस अकाउंट में जहां आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एक्टिविटीज कर रहे हो, वहां आपका लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए, ताकि आप इंपल्स में खरीदी बेची ना करो। इनफैक्ट इस कारण से भी, और क्योंकि जीरोधा एक ब्रोकर है जो अभी भी डिलीवरी पे भी जीरो चार्जेस लेता है, तो आप स्टॉक्स के ऑर्डर प्लेस करो या ब्रोकरेज के ऑर्डर प्लेस करो, इक्विटी डिलीवरी पे चार्जेस नहीं है। बाकी कई ब्रोकर जो फ्री डिलीवरी चार्ज करते थे वो अब चार्ज लेने लगे हैं। एक और रीजन है, जीरोधा में ना म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म अलग है जहां से आप इंडेक्स फंड, एक्टिव फंड्स ले सकते हो, और
स्टॉक्स का ऐप अलग है। काइट से आप स्टॉक्स लोगे, म्यूचुअल फंड आप कॉइन से लोगे, दोनों की खिचड़ी एक जगह नहीं है। तो आपकी लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन म्यूचुअल फंड में एक अलग ऐप से हो रहा है और डिलीवरी में चार्जेस नहीं आए, लाइक दैट ऑल्सो। इसलिए अगर आप कंफ्यूज हो कि कहां से इन्वेस्ट करना है, आई पर्सनली प्रेफर जीरोधा। तो इफ यू वुड लाइक टू ओपन अ जीरोधा अकाउंट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन ओपन एन अकाउंट इंस्टेंटली ऑनलाइन। अब हम आते हैं लास्ट स्टेज में। हमारा जो टोटल इस कैटेगरी में फंड्स का बास्केट था ना, वो 156 फंड्स का था, एक्टिव पैसिव ईटीएफ्स मिला करके। और मैंने आपको फिल्ट्रेशन करके बता दिया है कि वी वांटेड अ पैसिव फंड, वी वांटेड एन इंडेक्स फंड एंड नॉट एन ईटीएफ, और उसकी 10 साल की हिस्ट्री हो, एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड हो। लास्टली, क्योंकि हम इंडेक्स फंड्स पे जा रहे थे तो हमको एक्सपेंस रेशो पे बहुत ध्यान देना था, क्योंकि परफॉर्मेंस तो वही होने वाला है जो इंडेक्स का होने वाला है। तो वी वांटेड द लोएस्ट एक्सपेंस रेशो, ताकि आप इंडेक्स से जितना क्लोज हो सके उतना आप रिटर्न्स में क्लोज जा सको। सो फाइनली द बेस्ट लार्ज कैप फंड फॉर 2026 बाय फिनोलॉजी है HDFC BSC सेंसेक्स इंडेक्स प्लान। मैं इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ऑल्दो वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि वो देने के लिए मुझे आपकी नीड्स, गोल्स, आपके सर्कमस्टांसेस जानने होते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस ये है कि जब मुझे मेरी टीम को कोई फंड को सिलेक्ट करना होता है, तो ये हमारा प्रोसेस है, इस तरीके से हम फंड्स डिटरमाइन करते हैं। तो आई वुड अर्ज कि आप फोकस करना ऑन द फिल्ट्रेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। ये वीडियो में इतने डिटेल्ड अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग इसीलिए बताता हूं कि आपका ध्यान प्रोसेस पे और ट्रांसपेरेंसी पे ज्यादा रहे, क्योंकि ये सारे फिल्टर्स आप खुद लगा के आप रिजल्ट्स वेरीफाई भी कर सकते हो, या आप इन फिल्टर्स को ऑल्टर कर सकते हो अगर आपको ये सही नहीं लगता। तो ट्रांसपेरेंसी एंड एजुकेशन इज द प्राइमरी पर्पस। एक और बात, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, कोई ब्रांड, कोई एएमसी, कोई भी हमारी सिलेक्शन एडिटोरियल रिसर्च टीम को इंटरफेयर नहीं कर सकता इन चेंजिंग द रिजल्ट्स। हम कभी भी किसी भी एएमसी से टच में नहीं रहते हैं रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन इन वीडियोस के लिए। These videos are absolutely unbiased and independent. And if you liked हमारा ये प्रोसेस और आप अलग अलग कैटेगरी में फंड सिलेक्शन प्रोसेस सीखना चाहते हो, म्यूचुअल फंड के अराउंड रिटायरमेंट प्लानिंग, गोल प्लानिंग कैसे की जाती है वो सीखना चाहते हो, फंड सिलेक्शन को इन डेप्थ सीखना चाहते हो, तो एक गुड न्यूज़ है। Next month, we are launching the Finology Mutual Fund course for Finology One members. ये एक मंथली मेंबरशिप है, 299 रुपीज अ मंथ। तो इसी मेंबरशिप में we keep adding content for our members, और नेक्स्ट मंथ आ रहा है द फिनोलॉजी म्यूचुअल फंड कोर्स, जहां एवरीथिंग दैट वी नो अबाउट म्यूचुअल फंड्स वी वुड लाइक टू टेल यू दैट। इसके साथ ही अगर आप स्टॉक एनालिसिस खुद करते हैं तो टिकर के सारे प्रीमियम फीचर्स आपको इस मेंबरशिप के साथ मिल जाएंगे। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।